वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रामानुजन एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आपका जो लेसन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अ क्रूशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन शॉर्ट लैंग्वेज हम क्या बोल सकते हैं कि एक क्रूशियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड इन बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, हमारे घर में फैंस चलाने के लिए, बल्ब चलाने के लिए, बहुत सारी डिवाइसेस जो होती है वो किस पे चलती है, किस पे रन होती है, इलेक्ट्रिसिटी पे रन होती है। देन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, दे आर पावर्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी and which is used to run the range of devices in the industry and in the transportation sector। तो यहाँ पे हमने सब सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है। इन शॉर्ट में वी कैन से इट्स अ क्रूशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखना होता है। तो चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल दैट गिव राइज टू द फिनोमिनन ऑफ एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, तो शॉर्ट में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा जो एटम होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपके न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी में। तो चार्ज कब प्रेजेंट होता है? जब प्रोटॉन्स की संख्या अगर ज्यादा है तो वो बॉडी पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। और अगर कोई बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो क्या होगा, वो बॉडी पे निगेटिव चार्ज होगा। और जब हम बोलते हैं कि बॉडी अनचार्ज्ड है, अनचार्ज का मतलब क्या होता है, इट इज अ न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल मतलब वहां पे पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ द चार्जेस आर इन अ इक्वल अमाउंट। तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा होता है हमारा निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन। जैसे मैंने बोला, कोई भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, वो बॉडी पे ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। देन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल प्लस। तो चार्ज को जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है पॉजिटिव। और अदर हैंड निगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से। जब हमारे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है तो वो बॉडी पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। और जब बॉडी न्यूट्रल होती है, अनचार्ज होती है, इसका मतलब क्या, वो बॉडी में पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ द चार्जेस कैसे है, इक्वल अमाउंट में है, इसलिए वो बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। तो निगेटिव के लिए हम ये माइनस वाला सिंबल यूज करते हैं। So distinction between positive negative charges plays a vital role in comprehending the behavior of electrically charged object। मतलब क्या कि आपका ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज रहेगा या निगेटिवली चार्ज रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे देख लेते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर अपोजिट चार्जेस साथ में आते हैं या फिर लाइक चार्जेस साथ में आते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? सो व्हेन लाइक चार्जेस कम टुगेदर दे विल रिपल ईच अदर, एंड व्हेन द अनलाइक, जैसे कि अपोजिट चार्ज आप देख सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में आएंगे, दे विल रिपल, निगेटिव निगेटिव विल रिपल ईच अदर। देन व्हेन अपोजिट चार्जेस कम टुगेदर, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव एंड निगेटिव, व्हेन दे कम्स टुगेदर दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट। सो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो करंट का मतलब क्या होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते, सर्किट में फ्लो करते, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया कंडक्टर सच एज वायर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। और इसका एक सिंपल डेफिनेशन हम देख लेते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, इट इज कॉल्ड एज करंट। तो करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई का सिंबल यूज करते। सो विल सी दैट। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं उसको बोलते हैं आई। फिर चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्जेस फ्लो होते हैं उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। सो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू है हमारा चार्ज और टी है हमारा टाइम। तो इसके जो यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स क्या होते हैं, तो आई का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, क्यू का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्स, एंड टी का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। सो कूलम्स पर सेकंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। सो व्हेन विल बी द 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, व्हेन द चार्ज 1 कूलम इज फ्लोइंग फॉर अ 1 सेकंड, देन the current flowing through a circuit is said to be what, 1 ampere।
इसके लिए जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं टू मेजर द हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, फॉर दैट वी आर यूजिंग अ एमीटर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो एमीटर का जो सिंबल है वो हमने यहाँ पे निकाला है. तो एमीटर इज शोन बाय दिस. सो वी हैव टू राइट ए पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. सो एमीटर इज बेसिकली कनेक्टेड इन अ सीरीज. सीरीज मतलब क्या? वन आफ्टर अनदर, मतलब जो भी आपके डिवाइसेस है उसके बाद में ही आपको एमीटर को क्या करना है? ज्वाइन करना है. तो उसको बोला जाता है सीरीज. तो हमेशा हमें एमीटर कैसे लगाना है? सीरीज फॉर्म में लगाना है. नाउ वील सी अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो मतलब होता है वो होता है एक क्लोज्ड पाथ, जहां पे हमने क्या किया है? अलग अलग डिवाइसेस को क्या किया? कनेक्ट किया है. तो डिवाइसेस में क्या क्या होता है? जैसे कि आपकी बैटरी होती है, आपका स्विच होता है, फिर आपका लोड होता है. लोड मतलब क्या? अगर आपका बल्ब है या कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं. तो वो जो क्लोज्ड लूप होता है या क्लोज्ड डायग्राम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. तो जो अलग अलग कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक सर्किट के वो हम देख लेते हैं. आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है. तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? हमारा स्विच है. तो ये जो देख रहे हो यहाँ पे ये हमारी बैटरी है जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी. और ये हमारी कनेक्टिंग वायर्स है. फिर हमने स्विच को यहाँ पे क्लोज किया है. जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी स्टार्ट करेगी और हमारा बल्ब क्या होगा? यहाँ पे ग्लो होगा. देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स. तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अलग अलग टाइप से वो देख लेते हैं हम. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो फर्स्ट है हमारा ओपन सर्किट, सेकेंड क्लोज्ड, शॉर्ट, सीरीज एंड पैरेलल. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट यानी ऐसा सर्किट जहां पे हमारी वायर्स कहीं तो भी ब्रेक है. आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा ओपन सर्किट है. अभी इसको हम ओपन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वायर ब्रेक है. ओके. और ये जो हमारा स्विच है वो भी हमारा ओपन है. जब हमारा स्विच ओपन है और यहाँ पे वायर ब्रेक है तो इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट. ओपन सर्किट में क्या होता है? जो भी आपका बल्ब होता है वो ग्लो नहीं करता. इट डू नॉट ग्लो व्हेन द सर्किट इज योर ओपन सर्किट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज सर्किट? तो क्लोज सर्किट में क्या होता है? करंट जो फ्लो होता है वो टोटली सर्किट में फ्लो होता है. तो वहां पे हमारा बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया जहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट किया है और ये वायर्स अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? वायर कहीं भी ब्रेक नहीं है. और हमारा यहाँ पे हमने स्विच नहीं यूज किया, डायरेक्टली हमने इसको लोड को कनेक्ट किया हुआ है. तो ये हमारा क्लोज सर्किट है. तो क्लोज सर्किट जब होता है तब आपका बल्ब क्या होता है? ग्लो होता है. क्लोज मतलब इलेक्ट्रॉन्स टोटली दे आर फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट. ओके. तो उसको हम बोलेंगे क्लोज सर्किट. देन व्हाट इज अ शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर करंट इन अ सर्किट फ्लोज अ शॉर्टर पाथ रादर देन फॉलोइंग इट्स यूजुअल पाथ. जब वो शॉर्टर पाथ सिलेक्ट करता है रादर देन फॉलोइंग इट्स यूजुअल पाथ देन उसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में शॉर्ट सर्किट में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे आप हमने बहुत बार सुना होता है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हुई है इसलिए यहाँ पे आग लग गई. तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्लेम्स आपको दिख रही है. तो ये शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से क्या हो सकता है? कहीं पे भी आग लग सकती है. तो शॉर्ट सर्किट इज नॉट अ गुड थिंग. ओके, रिमेंबर दिस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सीरीज सर्किट? सीरीज का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में कि हमने यहाँ पे क्या किया है? एक हमने यहाँ पे बैटरी ली है, यहाँ पे हमारा स्विच है और यहाँ पे हमने 3 बल्ब्स को यहाँ पे वन आफ्टर अनदर क्या किया है? कनेक्ट किया है. तो जब आप आपकी डिवाइसेस को वन आफ्टर अनदर कनेक्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं सीरीज सर्किट. सीरीज का मतलब क्या होता है? डिवाइसेस आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, देन इट इज कॉल्ड एज सीरीज सर्किट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउ पैरेलल सर्किट? So when you are connecting your things in a parallel way, so यहाँ पे हम इमेज देख सकते हैं पैरेलल की. तो यहाँ पे क्या है? हमने जो बल्ब्स कनेक्ट किए वो कैसे कनेक्ट किए? पैरेलल में कनेक्ट किए. तो पैरेलल और सीरीज में बेसिकली डिफरेंस क्या है? अगेन हम सीरीज का थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं और फिर पैरेलल का देखते हैं. तो सीरीज में बेसिकली क्या होता है? ये जो हमारा फर्स्ट वाला बल्ब है ये किसको कनेक्टेड है? स्विच को. फिर ये बल्ब को ही हमने सेकंड बल्ब को कनेक्ट किया है और फिर थर्ड बल्ब को हमने सेकंड बल्ब को कनेक्ट किया और फिर हमने जो फाइनल जो हमारी वायर है वो हमने बैटरी को क्या की है? कनेक्ट की है. मतलब यहाँ पे क्या है? करंट को फ्लो करने के लिए, वो डिवाइसेस से करंट को फ्लो करने के लिए है एक ही पाथ अवेलेबल है. तो बेसिकली सीरीज में क्या होता है? अगर यहाँ पे आपका कोई भी बल्ब अगर वर्क करना स्टॉप कर देता है देन रेस्ट ऑफ द बल्ब्स आल्सो डू नॉट ग्लो. जैसे कि आप देख सकते हो अगर ये मिडिल वाला बल्ब खराब हो जाता है तो क्या होगा?
आपका फर्स्ट और सेकेंड बल्ब अच्छा है, लेकिन ये सेकेंड वाले बल्ब की वजह से क्या होगा, दे बोथ आर नॉट गोइंग टू ग्लो। तो ये होती है सीरीज सर्किट्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है। और सीरीज जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो जैसे कि ये दो जो बल्ब है, तो ये बल्ब को ये एक वे आ रहा है बराबर, और ये एक बल्ब को ये एक वे आ रहा है, और एक वे है हमारा जहां पे ये दोनों को हमने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी सपोज ये बल्ब आपका ग्लो करना बंद कर दे या इसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो यहाँ पे एक सर्किट स्टॉप नहीं होता है। ये दूसरा वाला जो बल्ब है उसको ऑलरेडी एक वायर अवेलेबल है जो कि उसको क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, इसलिए आपका ये बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। स्टिल योर दिस बल्ब इज नॉट वर्किंग। तो हमारी जो घर पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जो भी फिटिंग होती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते, वो इलेक्ट्रिसिटी कौन से फॉर्म में होती है, इट इज इन द पैरेलल फॉर्म। तो इसीलिए हमारे घर में अगर कोई डिवाइस वर्क नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे डिवाइसेस वर्क करना स्टॉप कर देते, ओनली दैट पर्टिकुलर डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट। फिर हम देखते हैं कि जो हम अलग अलग जो भी सर्किट में यूज करते, तो वो अलग अलग डिवाइसेस को हमने सिंबल फॉर्म में दिखाया है। तो ये जो है ये हमारा रेजिस्टर है, ये एमीटर है, वोल्ट मीटर, मोटर, देन यहाँ पे हमने इंडक्टर दिखाया है, फिर स्विच है हमारा, लैंप है, कैपेसिटर है, ये अलग अलग सिंबल्स है, ये सिंबल्स आपको एग्जाम में पूछते हैं। फिर ट्रांसफार्मर है, ग्राउंड है, डीसी वोल्टेज सोर्स और डायोड। तो ये अलग अलग सिंबल है जो हम सर्किट डायग्राम्स में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। So in order to bring that charge from infinity to a given point in the electrostatic field against the field force, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So electric potential is also referred as the voltage drop. So in SI unit potential और potential difference इसको हम यूज करते हैं यूनिट वोल्ट, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अभी हम इसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, कितना अमाउंट ऑफ वर्क इज डन for a particular charge to take it from infinity to a particular point, then that is called as electric potential. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो चार्ज है दिस Q, ये चार्ज को हमें क्या करना है, इस फील्ड में लेके आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये, क्योंकि ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, तो ये फील्ड इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो उसको अवॉइड करके हमें इस चार्ज को इसके फील्ड में लाना है, तो इसके लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क क्या होगा हमारा, वर्क बाय Q, इट विल बी योर पोटेंशियल। So if work done is move the charge from infinity to x, it will be called electric potential. So if work done is to move a charge from infinity to y point, अगर हम अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, it is electrical potential at that point. If the work done is to move a charge from x to y, it will be called potential difference between what, x and y. मतलब आप कौन से दो पॉइंट सिलेक्ट करते हो जहां पे आपको चार्ज को क्या करना है, वन प्लेस से अनदर प्लेस को मूव करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है V इज W बाई Q। तो W का जो यूनिट होता है वो होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है, और Q का कूलम होता है, और जूल पर कूलम इसको ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट्स बोलते हैं। देन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब रहेगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क हमें करना पड़ेगा, किसके लिए, 1 कूलम चार्ज के लिए, टू टेक इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, then that work or that potential is said to be a 1 volt potential. Then longer side represent the higher potential and shorter side represent the लोअर पोटेंशियल। तो हमारी जो बैटरी होती है जहां पे हम दो टर्मिनल्स को देखते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला इट इज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव वन इज कॉल्ड एज लोअर पोटेंशियल। नाउ व्हाई वी रिक्वायर्स दिस पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ जैसे कि हमारा जो पानी होता है, वाटर होता है, वाटर कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। वाटर को फ्लो करने के लिए एक लेवल डिफरेंस की जरूरत होती है। वैसे ही जब हमें इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को हमें मूव करना है, then at that time it should have some level difference. So that level difference is created by your battery.
एंड दैट लेवल डिफरेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपके सर्किट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वही डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेसेस। इट इज अ एफर्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। देन अल्टरनेटिव नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल सकते हैं हम, वोल्टेज। सो करंट इन अ सर्किट इज फील्ड बाय द वोल्टेज। करंट को कौन फील्ड करता है, कौन हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, वोल्टेज हेल्प करता है। ओके जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतने अपने हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। The potential difference between points is given by formula. So again the formula is repeated, V is W by Q. So ये था हमारा potential difference। तो इसके लिए हम एक डायग्राम को देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो वोल्ट मीटर को आपको कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में। और मैंने जैसे बताया एमीटर को आपको कैसे कनेक्ट करना है सर्किट में, सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करना है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ विल स्टडी अबाउट द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपका रहेगा उतना ज्यादा आपका करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो जैसे कि मैंने पानी का एग्जांपल दिया था, वाटर का एग्जांपल दिया था, वाटर को अगर लेवल डिफरेंस ज्यादा है तो वाटर क्या होगा, जल्दी जल्दी फ्लो होगा, ड्रॉपलेट्स जल्दी जल्दी फ्लो होंगे। वैसे ही हमारी जो बैटरी होती है वो अलग अलग वोल्टेज की आती है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बैटरी क्रिएट करेगी उतने ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, उस सर्किट से ज्यादा फ्लो होंगे। मतलब आपका अमाउंट ऑफ करंट वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही बताता है हमारा ओहम्स लॉ। यहाँ पे हमें टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तभी हमारा ये लॉ क्या होता है, यहाँ पे प्रूव होता है। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अनदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब यहाँ पे अगर आपकी V की वैल्यू इंक्रीज होती है तो I की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए वी आर टेकिंग वन कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट होता है वो होता है हमारा R। तो बाय ओहम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। R इज व्हाट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं कोई भी कंडक्टर से, तो जो अपोजिशन क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के लिए उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वो R हमारा यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो V इज इक्वल टू IR, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर योर ओहम्स लॉ। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है, जो ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस जो है, तो एक्स एक्सिस पे हमने करंट को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिया है। तो जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे वही अमाउंट में आपका करंट भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा ग्राफ मिल रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लीनियर ग्राफ। लीनियर का मतलब क्या होता है, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अनदर ऑल्सो इंक्रीजेस। सो यहाँ पे हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा, V और I के लिए, इसको बोलेंगे हम लीनियर ग्राफ। देन नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब जैसे मैंने बोला, इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द चार्ज। अभी रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो उसको थोड़ा सा एक डायग्राम से हम समझते हैं। सो जैसे कि आपका कोई भी कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, ओके। एंड कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें ही क्या होते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनिशियली दे आर वंडरिंग हियर एंड देयर, ओके, कहां पे भी वो मूव करते हैं। देन व्हेन यू कनेक्ट दिस कंडक्टर इन अ सर्किट, तब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे आर फ्लोइंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फ्लो होते हैं, दे आर गोइंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होती है, इसलिए वो पॉजिटिव साइड पे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते तब क्या होता है, फ्लो करते वक्त ये जो एटम्स है वो एटम्स के ऊपर क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो कंडक्टर्स में बेसिकली कोलिजन्स कम होते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, कम होता है। जैसे कि आप देख सकते हो अलग अलग कंडक्टर्स अगर हम लेते हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ये तीनों भी कंडक्टर है, लेकिन हर एक की कंडक्टिविटी क्या है, अलग है।
सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? तो हमारा सिल्वर है। सिल्वर में से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी फ्लो होगी, उसमें कोलिजन्स कम होंगे। लेकिन कॉपर और अगर आप एल्यूमिनियम यूज करते हो तो उसके कंपैरिजन में इनमें कोलिजन्स क्या होती है? ज्यादा होती है। तो वही उसको ही बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस? जैसे कि हमने ओहम्स का लॉ देखा था। ओहम्स का लॉ क्या बताता है हमें? कि वो बताता है V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन मिला था, तो हम यहाँ इसी फॉर्मूला से रेजिस्टेंस निकालेंगे। R इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? V डिवाइड बाय I। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो मेजर करते हैं हम ओहम में, उसके लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो होता है OHM, दैट इज ओहम। एंड हमारा V का जो यूनिट है वो है वोल्ट, और हमारा I का जो यूनिट है वो है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओहम। तो 1 ओहम रेजिस्टेंस कब रहेगा? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे हमारा करंट जो जनरेट हो रहा है वो कितना है? 1 एम्पियर। तब जाके हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे 1 ओहम होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट कंपोनेंट हम देख लेते हैं अबाउट द रियोस्टैट। तो रियोस्टैट क्या होता है? इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज चेंज करने की जरूरत नहीं, सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं। रियोस्टैट का यूज करके आपको जितना करंट, जितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है उतना रेजिस्टेंस आप आपके सर्किट में क्या कर सकते हो? पुटअप कर सकते हो। जैसे कि सपोज मैंने 10 वोल्ट की बैटरी यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे 10 वोल्ट वाला करंट नहीं चाहिए। मेरा जो डिवाइस है वो 5 वोल्ट पे भी चल सकता है। तो मैं क्या करूंगी? 10 वोल्ट वाली बैटरी चेंज नहीं करूंगी। रियोस्टैट का यूज करके क्या करूंगी? मैं वो सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करूंगी, सो दैट 10 वोल्ट वाली बैटरी मुझे कितना करंट देगी? 5 वोल्ट रिलेटेड करंट देगी। तो बाय यूजिंग रियोस्टैट आई कैन चेंज द अमाउंट ऑफ करंट सप्लाइड बाय पर्टिकुलर सोर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये आपको एग्जाम में पूछते हैं। तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने के लिए सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है आपकी मटेरियल। जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज होगा। फिर और कौन सी चीजें हैं? सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के लिए। मतलब जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे सर्किट की लेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही लेंथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए जो पाथ रहेगा उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मतलब जितनी थिक वायर होगी आपकी उतना रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि थिक वायर में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल फॉर अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर। जितनी थिक वायर होगी उतनी स्पेस ज्यादा अवेलेबल होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इजीली उसमें से फ्लो करेंगे। फिर जितनी आप थिन वायर लोगे उसमें क्या होगा? अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल विल बी लेस, और उतना रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। तो ये दो फैक्टर, और थर्ड हमारा जो मैंने बताया आपको मटेरियल। तो ये तीनों फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। और एक चीज होती है जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है, वो होता है हमारा टेम्परेचर। तो अभी टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को? तो क्या होता है कि जब हम कोई भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? जो एटम्स होते हैं कंडक्टर के वो हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, बराबर। और जब एटम्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी उतना ही क्या होगा? अपोजिशन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे, तो अगर पहले ही आपके एटम्स अगर वाइब्रेट कर रहे तो क्या होगा? वो ज्यादा अपोजिशन क्रिएट करेंगे। इसलिए जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी। तो ये रीजन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टिविटी के कंसेप्ट के बारे में देखना है। तो रेजिस्टिविटी ये जो होती है, ये हमारे जो हमने अभी फॉर्मूला देखा उसी से हम वो रेजिस्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी साइन हमें निकालना है तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ये जो मैंने यहाँ पे रो लिखा है इसी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। इसी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। तो इसको अगर हम रीअरेंज करते तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे R इंटू A
डिवाइड बाय एल। तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर अ रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर हमने कोई सर्किट डायग्राम बनाया, कोई सर्किट लिया हमने, बराबर, तो जो भी डिवाइसेस है, जो भी आप वायर्स यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा? आपको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी। लेकिन रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने 1 सेंटीमीटर की या फिर 1 मीटर की मैंने कॉपर वायर ली, 1 मीटर की मैंने एल्यूमिनियम वायर ली और 1 ही मीटर की मैंने सिल्वर वायर ली। तो क्या होगा? अगर तीनों वायर में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो तीनों वायर्स क्या करेंगे? आपको अलग अलग रेजिस्टेंस क्या करेंगे? शो करेंगे। इसका मतलब क्या है? मैंने सब सिचुएशन सेम रखे तीनों के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस सबका क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो हमने लेंथ भी सेम रखा है, हमने सर्किट्स भी सेम लगाए, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? वो पर्टिकुलर मटेरियल पे डिपेंड होती है। मतलब 1 मीटर की अगर आप अलग अलग वायर्स लेते हो तो वो जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है उसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इट इज अ फिक्स वैल्यू फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और रेजिस्टेंस कैसा होता है? जो भी सर्किट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको रेजिस्टेंस क्या होगा? ऑफर होगा। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस। सो आप देख सकते हो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट इट चेंजेस विद द टेम्परेचर। तो अलग अलग रेजिस्टिविटी के आपको रेंजेस दिए, मेटल्स और अलॉय की 10 to 8 या 10 to the power 6 ओम मीटर पर होती है। फिर रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स 1012 to 1017 होती है। फिर रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर। एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल्स से क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर alloys do not oxidize burn readily at high temperature, so they commonly used in electrical heating device। जो हम घर पे जो भी हीटिंग एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि गीजर्स है, तो गीजर्स में एलॉय का यूज ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करनी चाहिए। एलॉय का मतलब क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करनी चाहिए बराबर, लेकिन रेजिस्टेंस भी ऑफर होना चाहिए। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना टेम्परेचर क्या होगा? वो कॉइल का बढ़ेगा, क्योंकि कोलिजन्स ज्यादा होंगे। और कोलिजन जितना वो हीट ज्यादा बढ़ाएगा उतना वो हीट हम क्या करेंगे? उसको यूटिलाइज करेंगे। सो दैट इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस मोस्टली यूज व्हाट? एलॉय। तो ये आपको गिव रीजन में वगैरह पूछ सकते हैं। सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन एज दे हैव व्हाट? लो रेजिस्टिविटी। तो जैसे मैंने बोला था आपको सीरीज और पैरेलल, यहाँ पे हमने क्या किया है? रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, वन आफ्टर अनदर। तो इसी को हम बोलेंगे, ये जो आप अरेंजमेंट यहाँ पे देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। सो व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर इट्स कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमें यहाँ पे दो सर्किट्स के बारे में पढ़ना है, जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जब हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नाउ विल सी अबाउट द रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो इसका डेरिवेशन हम यहाँ पे देखने वाले। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 3 रेजिस्टेंसेस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर अनदर कनेक्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है? हमारा जो करंट होता है, हर एक रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो हमें पता है हमारा जो ओहम्स लॉ वो क्या है? V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे हमें जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज क्या रहेगा? अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग यूज होगा। ओके, सो V1, V2, V3 हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा जो ओहम्स लॉ है वो क्या है? V इज इक्वल टू IR। तो अभी V की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे V। तो हमारा जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस है उसके लिए वोल्टेज क्या रहेगा? V1, सेकेंड वाले के लिए V2 और थर्ड वाले के लिए क्या रहेगा? V3। अभी हम यहाँ पे V की वैल्यू को पुटअप करेंगे। V इज इक्वल टू क्या है हमारी वैल्यू? IR, क्योंकि मैंने जैसे बोला सीरीज में हमारा करंट कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज अलग अलग रेजिस्टर्स के लिए क्या होता है? अलग अलग यूटिलाइज होता है। तो फिर यहाँ पे हम V1 के लिए लिखेंगे IR1, V2 के लिए लिखेंगे IR2 और V3 के लिए लिखेंगे IR3, क्योंकि I सबके लिए सेम है, लेकिन V1 के लिए IR1 लिखना है, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3। अभी हम यहाँ पे I कॉमन निकालेंगे तो ये लेफ्ट वाला और राइट वाला I क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसलिए फाइनल हमें जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? दैट इज
R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर आपको सीरीज का रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भी रेजिस्टेंसेस है उनको आपको क्या करना है, डायरेक्टली एड अप करना है। तो वो हमारा क्या होगा, फाइनल सीरीज वाला रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सीरीज में क्या होता है, हमारा करंट कांस्टेंट होता है और हमारा वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टर्स के लिए अलग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप करना है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन हम कब यूज करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस कंबाइंड इन सीरीज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। मतलब जब हम सीरीज में कनेक्ट करते तो सारे रेजिस्टेंसेस को आपको क्या करना है, एड अप करना है। तो सीरीज वाला जो पार्ट होता है वो मोस्टली कौन से सर्किट्स में यूज होता है, तो जिस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो वो केस में आपको क्या करना है, रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट करना है, आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो अभी हम देख लेते हैं पैरेलल, जब हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है। नाउ वील सी अबाउट रेजिस्टर्स इन पैरेलल। जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हमारा वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, जो भी वोल्टेज इनको सप्लाई हो रहा है वो वोल्टेज क्या रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा। लेकिन जो भी रेजिस्टेंसेस है वो जो करंट यूज करेंगे वो क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पे मतलब वोल्टेज इज कांस्टेंट एंड करंट इज चेंजिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है V इज इक्वल टू IRP। फिर हमने एज हमारा करंट चेंज हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो इंस्टेड ऑफ I, इस I की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, V अपॉन RP। I1 की जगह पुटअप करेंगे V अपॉन R1, I2 की जगह पुटअप करेंगे V अपॉन R2 और I3 की जगह पुट करेंगे V अपॉन R3। फिर हमारा V यहाँ पे कॉमन होगा तो V भी हमारा कैंसिल होगा। फाइनल हमें मिलेगा 1 अपॉन RP इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जब आपके रेजिस्टेंसेस हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फाइनल रेजिस्टेंस आपको कैसे निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हमने सर्किट में सिर्फ 3 रेजिस्टेंस को लिया है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 3 ही रहेंगे। जितने भी रेजिस्टेंस आपको आपके सर्किट में दिए होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको इस फॉर्मूला को क्या करना है, यूज करना है। अगेन फाइनली आई विल टेल यू व्हाट वी डू इन पैरेलल। इन पैरेलल वी कीप अवर वोल्टेज कांस्टेंट एंड करंट इज चेंजिंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम पैरेलल वाला सर्किट देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि हमें पैरेलल वाला सर्किट कब यूज करना है। तो जब आपके सर्किट में आपको रेजिस्टेंस कम से कम चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कम चाहिए, तब हमें क्या करना है, हमें पैरेलल वाला सर्किट चूज करना है। हमारे जो घर में जो सर्किट हम यूज करते हैं वो कौन सा सर्किट होता है, वो पैरेलल वाला ही सर्किट होता है। तो आपको पता है हमारे घर में आने वाला वोल्टेज इज सेम, जो भी वोल्टेज हमारे घर में आता है वो सबके लिए सेम आता है। लेकिन हमारे घर में जो डिवाइसेस रन होते हैं जैसे कि फ्रिज है, टीवी है, फिर फैन है, बल्ब है, इनको अलग अलग करंट यूटिलाइज होता है, वो अलग अलग करंट्स को यूज करते हैं। तो इस तरह से पैरेलल सर्किट हम यूज करते हैं, जिसका एक्चुअल यूज कहाँ पे होता है, हमारे घर में भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा पैरेलल सर्किट। नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द पावर। तो अभी एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। अभी यहाँ पे हमें किसके बारे में देखना है, यहाँ पे देखना है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इट्स एनर्जी जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, तब जाके जो भी एनर्जी जनरेट होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सो लेट अस कंसिडर बेसिक सर्किट विद अ पावर सोर्स। अभी यहाँ पे हमने एक सर्किट को कंसिडर किया जहाँ पे हमारा पावर सोर्स बैटरी है, फिर रेजिस्टेंस एंड अ कंडक्टर टू कंप्लीट द करंट फ्लो। देन assume V is a potential difference existing across the circuit। तो V हम यहाँ पे potential difference कंसिडर करेंगे, I हमारा करंट रहेगा, Q हमारा चार्ज रहेगा और R हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये सारे सिंबल्स हमने पहले भी देखे हैं। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल चार्ज विल बी, सो W इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, V इंटू Q। तो अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो जैसे कि मैंने जब पोटेंशियल डिफरेंस आपको पढ़ाया था तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमने फॉर्मूला देखा था। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q। तो इसी को हम रीअरेंज करेंगे, सो W विल बी व्हाट, V इंटू Q। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। सो W इज इक्वल टू क्या आया हमारा, V इंटू Q। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज योर चार्ज। देन वी नो दैट
अभी हमें पता है कि हमारा जो ये आई है, आई का फॉर्मूला क्या रहता है, आई इज क्यू डिवाइड बाय टी। सो इंस्टेड ऑफ हियर क्यू क्या करेंगे हम, क्यू की यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू ये आई और टी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो इट विल बी आई इंटू टी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा W का, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो ये जो Q है हमारा, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो ये है हमारा वर्क डन, इसी को हम बोलते हैं, यही वर्क डन जो होता है यही हमारे एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो विल सी दैट थिंग्स। सो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जैसे फॉर्मूला आपको बताया, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मूला कैन बी गिवन एज फॉलो। सो इंस्टेड ऑफ W हम यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो हमारा जो यूनिट होता है एनर्जी का, वो यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है। देन ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज व्हाट, जूल। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ वील गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो बेसिकली पावर का मतलब क्या होता है, पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना अमाउंट ऑफ वर्क करते हो, उसको क्या बोलते हैं, हम पावर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर में भी हम सेम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सिंपली पुट इट एज अ मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड इन अ स्पैन ऑफ टाइम। मतलब आप कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर, how much electrical energy you are using in a particular time, then it is called as electrical power. तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सो फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I। देन अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी V की जगह हम IR पुटअप करेंगे। सो ये हमारा जो I स्क्वायर R ये कहाँ से आया है, तो हमें पता है, हमने जब ओहम्स लॉ देखा था, तो हमने ओहम्स लॉ में क्या देखा था, ओहम्स लॉ में हमने देखा था V इज इक्वल टू IR। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। सो यही जो हमारा V है, V की जगह हम IR पुटअप करेंगे, तो हमारा पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ V वी विल पुट I। सो IR इंटू आई, तो ये दोनों I का क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। सो I स्क्वायर इंटू R, तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। सो और इसका और एक हम फॉर्म ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R। तो ये V स्क्वायर कहाँ से आया, तो इसी को हमें पुटअप करना है, I की जगह हमें V बाय R पुटअप करना है। तो हम क्या पुटअप करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R होता है। अगर हम I का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे हम पुटअप करते हैं, तो हमारा पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर की जगह लिखा हमने V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू क्या होगा ये R। सो ये एक R हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फाइनल हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे, ये डिफरेंट फॉर्म हम बोल सकते हैं। सो ये तीन फॉर्म में हमने पावर का फॉर्मूला देखा, V इंटू आई स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन यूनिट जो होता है हमारा पावर का, जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वैट होता है। सो वी आर ऑलवेज मेजरिंग द पावर इन अ वैट। So 1 watt will be what, 1 volt into 1 ampere. So commercial unit of electrical energy क्या होता है, किलोवाट आवर, kWh। जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अगर आप देखते हो तो इट इज ऑलवेज रिटन इन kWh। तो kWh का मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर। सो अभी किलोवाट आवर को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा कन्वर्जिंग फैक्टर है, ये कन्वर्जिंग फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अगर किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, देन योर पावर विल बी कन्वर्टेड इनटू द जूल। देन 1 किलोवाट आवर क्या होता है, हमारा 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो घर में हम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो कितने यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिल क्या होता है, कैलकुलेट होता है। तो 1 किलोवाट आवर अगर यूज कर रहे हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका आगे हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। So relationship between the kWh and joule. So joule is what, unit of energy equivalent to the watt second. किलोवाट आवर इज देयरफॉर, किलोवाट आवर अगर हम बोलते हैं तो 1 किलोवाट मतलब कितना होता है, 1000 वाट होता है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 into 3600. So 1 kilo is 1000, 3600 is for per hour. So 1 kilowatt will be what? 1 kilowatt into 1 hour. तो ये जो मैं यहाँ पे कन्वर्जन आपको बता रही हूँ 3.6 into 10 to the power 6, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है. तो 1 किलोवाट आवर क्या होगा? 1 किलोवाट into 1 hour. सो हमारा 1 किलोवाट मतलब क्या होगा? 1 किलोवाट विल बी 1000 watt. And what will be 1 hour in seconds? In seconds it will be 3600 seconds. So अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो it will be what? 3 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So 5 zeros will be there on the 36. So इसको ही हम लिख सकते हैं 3.6 into 10 to the power 6 जूल. तो ये है हमारा फाइनल कन्वर्जिंग फैक्टर. सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होगा? 3.6 into 10 to the power 6 जूल. तो ये कन्वर्जिंग फैक्टर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन के वक्त हमें ये यूज करना है. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 वैट पावर. 1 वैट पावर क्या होगा हमारा? अगर 1 जूल ऑफ वर्क होता है इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, देन वी से दैट द अमाउंट ऑफ पावर इज सेड टू बी व्हाट? 1 वैट. Okay, then SI unit of power, as I told, it is a watt. Other power units में क्या आते हैं? ergs per second, horse power है. बेसिकली जो भी बड़े बड़े मशीन्स होते हैं तो मशीन्स के लिए हॉर्स पावर यूनिट यूज होता है. देन मेट्रिक हॉर्स पावर है, फुट पाउंड पर मिनट है. ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है जो कि मोस्टली इंडस्ट्रियल कैलकुलेशंस में इनका यूज होता है. फिर नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ मटेरियल देन हीट इज प्रोड्यूस्ड. अभी इसका मतलब क्या है? अभी कोई भी कंडक्टर में अगर हम करंट को पास करते हैं तो क्या होता है? वो कंडक्टर में थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस्ड होती है, मतलब वो कंडक्टर हीट को प्रोड्यूस करता है. तो इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब क्या? As the current flows, some heat is produced in that conductor. Then that is called as heating effect. Then Joule's law is a mathematical description of rate at which resistance in a circuit converts electrical energy into heat energy. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर. तो आप देख सकते हो ये डिजिटल थर्मोमीटर है. फिर यहाँ पे हमने वाटर लिया है, ये हीटिंग कॉइल है, ये लीड है. तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे क्या हुई है? जनरेट हुई है. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, दैट इज कैलकुलेटेड बाय दिस कैलोरीमीटर. सो जूल्स का फर्स्ट लॉ देख लेते हैं. व्हाट इज फर्स्ट लॉ? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर. तो कोई भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, उसके लिए हमें एक रिलेशनशिप देखना है. तो रिलेशनशिप है यहाँ पे Q इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो यहाँ पे Q का मतलब क्या है? Q इज अवर चार्ज, टोटल चार्ज, I इज अवर करंट, R इज रेजिस्टेंस एंड T इज अवर टाइम. सो डेरिवेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यहाँ पे हम डेरिवेशन देख लेते हैं पहले. सो वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? W डिवाइड बाय Q. V इज W बाय Q. देन ये जो V इज इक्वल टू W बाय Q है, इसी को हम रीअरेंज करेंगे तो W क्या बन जाएगा हमारा? W विल बी V इंटू Q. W विल बी V इंटू Q. देन हमें पता है करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? Q डिवाइड बाय T. सो इंस्टेड ऑफ Q विल पुट हियर व्हाट? IT. सो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा? W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T. सो फ्रॉम ओम्स लॉ हमें क्या पता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR. तो इसी को हम पुटअप करेंगे. सो ऑल दिस वैल्यूज व्हेन वी पुटअप हमें क्या मिलता है? W इज इक्वल टू IR इंटू IT. सो I स्क्वायर RT. सो W इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ पे? I स्क्वायर RT. जूल एज वर्क इज स्टोर्ड एज अ हीट. तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे है, यही अमाउंट ऑफ वर्क एज अ हीट क्या होता है? स्टोर होता है. एंड फाइनली इफ इन एग्जाम इट इज आस्क्ड दैट द फॉर्मूला फॉर द जूल्स लॉ, इट इज व्हाट? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो कोई भी कंडक्टर में कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होती है? इट इज I स्क्वायर RT. तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. तो ये था हमारा डेरिवेशन अबाउट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो अभी कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर हीट क्या होती है? डिपेंड होती है. तो जब भी आपको एग्जाम में फैक्टर्स पूछे जाए तो आपको वो फॉर्मूला याद करना है. और फॉर्मूला में जो भी हमारे फैक्टर्स हमने या जो भी हमने टर्म्स ली है यहाँ पे, वो टर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको फैक्टर्स को लिखना है. तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हीट कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है. इट इज डिपेंड ऑन करंट, इट इज डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस एंड इट इज डिपेंड ऑन द टाइम. तो यहाँ पे हम देखेंगे द अमाउंट ऑफ
heat liberated or generated is directly proportional to the given wire's electrical resistance. तो R के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर आपकी R ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी व्हाट मोर. गिवन सर्किट एंड फ्लो ऑफ करंट इज नॉट अल्टर्ड और चेंज्ड. Then amount of heat liberated in a conductor carrying current is directly proportional to what? Square of your electrical current. I का क्या लेना है यहाँ पे, हमें square लेना है. फिर और third point क्या आएगा हमारा? The amount of heat generated or produced because of electrical current is directly proportional to the time. How much time you are passing the current. तो ये जो तीन फैक्टर हमने यहाँ पे लिए I, R और T, इनके ऊपर डिपेंड है कि how much amount of heat is going to get produced in your conductor. तो ये फैक्टर आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. सो रिमेंबर दिस फैक्टर्स. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो एप्लीकेशन में हम बोल सकते हैं कि जैसे कि ओवन्स है, देन हमारे जो भी हम हीटिंग ऑयल्स यूज करते हैं फॉर बॉइलिंग द वाटर, देन ऑल दिस थिंग्स. या फिर हम सिंपल एग्जांपल में आयरन ले सकते हैं विच वी आर यूजिंग फॉर आयरनिंग द क्लोथ्स. सो दैट कम्स इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिक करंट. सो हियर यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन दिया है जो कि है हमारा फ्यूज. सो इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस. तो फ्यूज का एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्यों यूज होते हैं. तो क्या होता है बेसिकली जब भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है प्रोड्यूस होती है और वो वायर्स में से इट कैन कम इन आवर होम. सो तब क्या होता है हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो डिवाइसेस जो ज्यादा करंट को अगर वो कैप्चर नहीं कर सकते या तो फिर उसको होल्ड नहीं कर सकते तो डिवाइसेस खराब हो सकते हैं. तो उसके लिए सेफ्टी डिवाइस के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं. तो ये फ्यूज क्या होता है, जब भी एक्स्ट्रा करंट आता है तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है और वो करंट को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है. इसकी वजह से क्या होता है हमारा जो डिवाइस है वो डिवाइस एक्स्ट्रा करंट से क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है. तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं. देन आप देख सकते हो यहाँ पे बल्ब, जो भी बल्ब हम यूज करते हैं तो बल्ब में बेसिकली क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ से फ्लो होती है तो ये अंदर वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे टंगस्टन वायर का इस्तेमाल होता है. टंगस्टन वायर जो होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है. तो जब यहाँ से करंट पास होती है तो ये टंगस्टन वायर जो होती है ये क्या हो जाती है, हीट हो जाती है और बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से इट स्टार्ट्स व्हाट, ग्लोइंग. और जब वो ग्लो होती है देन इट गिव्स यू अ लाइट. देन इलेक्ट्रिक हीटर्स है. तो हीटर्स में क्या होता है, इट इज हैविंग हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर. इसमें नाइक्रोम वायर मोस्टली यूज होती है, कॉमनली यूज एज अ कॉइल एंड द कॉइल इज रोटेटेड और बाउंड ऑन अ ग्रूव्स. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, which are made up of ceramic material of iron plates or china clay plate. Whenever electric current flows in a coil it quickly becomes warm or heated. तो ये warm हो जाती है and it provides you the heat. Then next is iron. As I told, iron में भी क्या होता है, metal parts होते हैं, electrical coil in iron उसमें होती है mica which is a by nature and insulator. तो mica क्या होता है, insulator होता है. And when coil of iron become warm and heated due to passage of current which then pass then transfer to the metallic part. तो माइका में क्या होता है, एक्चुअली जब करंट पास होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को इतना फ्लो करने के लिए हेल्प नहीं करता है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये हीट करना स्टार्ट कर देती है. और जब माइका हीट करना स्टार्ट कर देती है देन दैट हीट वी आर यूजिंग फॉर आयरनिंग अवर क्लोथ्स. तो ये था हमारा कुछ एप्लीकेशंस. तो ये हमारा माइंड मैप है अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. तो इस माइंड मैप में हमें डिफरेंट जो भी चीजें हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी है तो उनको शॉर्ट वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. तो ये जो माइंड मैप है ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो लेसन है वो लेसन यहाँ पे खत्म होता है. सो इफ यू लाइक द वीडियो, वॉच अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड सजेस्ट योर फ्रेंड्स ऑल्सो. कीप वॉचिंग वीडियो. थैंक यू.